वेलकम टू द डीमन स्लेयर सीजन 5 एपिसोड नंबर 4। लास्ट एपिसोड में डीमन बन चुके काएगाकू की वजह से फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगोरो श्रम के कारण सुपुकू कर लेता है और इस बात से गुस्सा होकर जेनित्सु काएगाकू से फाइट करता है और उसकी गर्दन काट देता है। और अगर आपको ये सब डिटेल में जानना है तो लास्ट एपिसोड को चेकआउट कर सकते हो। और अब हम चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। इन्फिनिटी कैसल में काएगाकू नीचे गिरते जा रहा है और वो जेनित्सु को देखकर समझ नहीं पा रहा है कि एक अपर मून 6 को एक कमजोर डरपोक लड़की ने कैसे हरा दिया। काएगाकू इस बात को मान ही नहीं रहा था कि जेनित्सु ने थंडर ब्रीदिंग के 6th फॉर्म में से खुद ही एक नया फॉर्म बना लिया है। जो लड़का फर्स्ट फॉर्म के अलावा और कुछ जानता ही नहीं था, उसने एक नया फॉर्म कैसे बना लिया, जबकि वो खुद उससे बेहतर था। 5 फॉर्म जानता था और ऊपर से 12 किजुकी का हिस्सा भी था। इतना सब होने के बावजूद भी जेनित्सु ने उसको कैसे हरा दिया। पर तभी वो ये देखकर खुश हो जाता है कि उसके साथ जेनित्सु भी नीचे गिर रहा है और वो भी गिरकर मर जाएगा। इसलिए काएगाकू हारा नहीं है। वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ यूशिरो की थी, जो उससे कह रहा है कि जो लोग दूसरों की कामयाबी से जलते हैं और बिना मेहनत किए ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं, उन लोगों की ख्वाहिशें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हाथ पैर नहीं हिलाएंगे और ना ही मेहनत करना चाहते हैं। काएगाकू भी उन्हीं लोगों में से एक है और वो गलत सोच रहा है कि जेनित्सु मरेगा। वो एक अच्छा लड़का है, इसीलिए वो तो बच जाएगा, लेकिन काएगाकू एक नंबर का हरामी है, इसीलिए वो सिंगल मरेगा। ये कहकर यूशिरो तेजी से दीवार पर से होता हुआ गिरते हुए जेनित्सु को पकड़ लेता है और उसे एक मंजिल पर लेटा देता है। बेहोश जेनित्सु सपना देख रहा है जिसमें वो एक सुंदर से बगीचे जैसी जगह पर खड़ा हुआ है और वहीं दूसरी ओर उसके मास्टर भी मौजूद हैं। उन्हें देखते ही जेनित्सु रोते हुए माफी मांगने लगता है कि वो काएगाकू के साथ भाईचारा बनाए रखने में नाकाम हो गया और वो उस लेटर के लिए भी माफी मांगता है जिसका जवाब उसने नहीं दिया, जो मास्टर ने चुनतारो के जरिए भेजा था। जेनित्सु काएगाकू के डीमन बन जाने का दोषी भी अपने आप को मानता है, क्योंकि अगर वो उस पर नजर रखता तो शायद आज वो डीमन ना होता और ना ही मास्टर सुपुक्कू करते। जेनित्सु फिर से माफी मांगता है कि वो मास्टर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और ना ही उनके रहते एक हाशिरा बन पाया। जेनित्सु देखता है कि उसके मास्टर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और ऊपर से कांटे वाले फूल उसके पैरों को जकड़ रहे हैं। जेनित्सु को परेशान और रोता हुआ देखकर उसके मास्टर कहते हैं कि वो जेनित्सु से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें जेनित्सु पर गर्व है कि वो उसका स्टूडेंट है। उनकी बातें सुनकर जेनित्सु अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था और सपने के बाहर उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुराता कुछ डीमन स्लेयर को लेकर पहुंच जाता है और यूशिरो को कहता है कि वो कुछ भी करके जेनित्सु की जान बचा ले, जिस पर यूशिरो कहता है कि वो अच्छे से जानता है कि उसे क्या करना है, इसीलिए मुराता अपने काम पर ध्यान दे। ये सुनकर मुराता गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे अपने सीनियर से बात करने की क्या यही तमीज है, लेकिन यूशिरो चुप रहता है। उसने नहीं बताया कि वो एक डीमन है, इसलिए वो नहीं जानता कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर। यूशिरो एक एंटी ब्लड डीमन दवाई का इस्तेमाल करके जेनित्सु के चेहरे पर आई लाइन को बंद करने की कोशिश करता है, नहीं तो उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। जिस पर मुराता गुस्से में बोला कि वो जेनित्सु के सामने ऐसी बात ना करे, क्योंकि वो एक कमजोर दिल का लड़का है। वो डीमन से मरेगा या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन जेनित्सु उसकी बातों को सुनकर जरूर मर जाएगा। यूशिरो उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि अपर मून 6 नया ही डीमन बना था, इसलिए वो अपनी ताकत के बारे में अवेयर नहीं था और अगर वो फाइट 1 साल बाद करता तो शायद जेनित्सु उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। तभी मुराता उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो पागल नहीं है जो इतनी टाइम से भौंक रहा है। लगता है नया डीमन स्लेयर बेचारे लड़के को मारकर ही दम लेगा। उसके चिल्लाने की वजह से वहाँ डीमन टपक पड़ते हैं
तभी हमें यूशिरो के बारे में बताया जाता है कि वो एक ऐसा डीमन है जो मुजान के खून से नहीं बल्कि तमायो के एक्सपेरिमेंट से डीमन बना है और उसे इंसानों के बीच कैसे रहना है ये सब उसको तमायो ने ही सिखाया है, जिससे हम मान सकते हैं कि वो एक अच्छा डीमन है। तमायो उसको अपने साथ ही डीमन स्लेयर कॉर्प्स में ले आई थी, ये बोलकर कि वो काफ़ी मदद करेगा और उसे डीमन स्लेयर फौज में जगह मिल जाती है। सामने से आते डीमन से वो लोग भिड़ जाते हैं और मुराता एक डीमन की गर्दन काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गर्दन बहुत मजबूत है जिसे वो नहीं काट पा रहा है। योशिरो परेशान है कि वो बस चिल्ला सकता है, डीमन नहीं मार सकता। ये सुनकर मुराता गुस्सा हो जाता है और उसे बाद में देख लेने की धमकी देता है। इन्फिनिटी कैसल में भागते हुए तांजीरो सोच रहा है कि अभी तक उनके सामने कोई अपर मून क्यों नहीं आया है। वो शिनोबू को मन ही मन कहता है कि उसका किया बलिदान बेकार नहीं जाएगा और वो लोग जीत कर ही रहेंगे। पर तभी उन्हें एक जोर के मुक्के की आवाज सुनाई देती है जो काफी दूर तक अपना असर दिखाती है। ग्यू और तांजीरो समझे नहीं कि आखिर ये इतना तगड़ा झटका किस चीज का था। उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हीं की ओर बड़ी तेजी से आ रहा है। वो अपने आसपास देखने लगते हैं कि आखिर दुश्मन आएगा कहाँ से। तभी उनके ऊपर वाली छत में दरार आने लगती है और तांजीरो उसकी स्मेल से पहचान जाता है कि कौन आ रहा है। तभी उस छत को तोड़कर तांजीरो के सामने अपर मून 3 अकाजा प्रकट होता है और उससे कहता है, काफी टाइम बाद मिलना हुआ है। आखिरी बार मैंने तुमको उस फ्लेमिंग हाशिरा के साथ देखा था, लेकिन उसके बाद भी बदला कुछ भी नहीं है। पहले भी तुम एक नादान बच्चे थे और आज भी वही हो। इतना बोलकर अकाजा तेजी से तांजीरो को एक तगड़ा पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पंच को रोकने के लिए तांजीरो अपने आप को तैयार कर लेता है। और वहीं मुजान के अंदर अपना विस्टेरिया पॉइजन इंजेक्ट करने के बाद तमायो का हाथ उसके अंदर ही फंस गया है और वो धीरे धीरे करके उसके अंदर जा रही है। तमायो को जल्दी ही किसी की मदद चाहिए, नहीं तो वो मुजान के हाथों मारी जाएगी। वो राह देख रही है कि जल्दी से कोई वहां पर आ जाए। इन्फिनिटी कैसल का मैप तैयार करते हुए किरिया और उसकी बहनों को अपने माँ बाप की याद आ रही है और वो रोना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने आंसू रोकते हैं और अपने काम पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि इस पल के लिए उसके माँ बाप कुर्बान हो गए हैं और वो ऐसे टूट नहीं सकते। और उनकी रक्षा करने के लिए वहां पर टेंगन उजुई और रेंगोको के पापा मौजूद थे। वो दोनों महसूस कर पा रहे हैं कि अंदर बच्चों पर क्या बीत रही है। वो इतनी छोटी उम्र में भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, इसलिए वो दोनों भी इस लड़ाई में अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, अब चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों न चली जाए। और दूसरी तरफ मास्टर साकोंजी दर्द में तड़पती नेजू की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि उसको तमायो की बनाई दवाई दी गई है जो डीमन को इंसान में बदल सकती है। लेकिन उन्हें शक है कि क्या सच में नेजू वापस से इंसान बन सकती है। अगर ऐसा हो गया तो मुजान का वो सपना टूट जाएगा जो वो हजारों सालों से देखता आ रहा है कि कैसे भी करके सन को कॉन्करर करना है, क्योंकि उसके बनाए सारे डीमन सूर्य को जीतने में नाकामयाब रहे हैं, बस नेजू को छोड़कर। साकोंजी सोचते हैं कि फाइनल सिलेक्शन एक ऐसा नाम है जो जितनी बार भी आता है उसके दिल को छलनी करके जाता है, क्योंकि इसमें उसके कई सारे स्टूडेंट की बलि चढ़ी है। लेकिन आज की रात बहुत खास है, क्योंकि इसके बाद कोई भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं मरेगा, सब लोग बिना डरे रात में घूम पाएंगे। और मास्टर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस रात को देखने वाले लोगों में शामिल हैं। मास्टर को लगता है कि अगर तांजीरो उनके पास नहीं आया होता तो ये रात कभी नहीं आती। और वैसे देखा जाए तो ये सब तांजीरो की वजह से ही हो रहा है। नेजू की वजह से मुजान पकड़ा गया, जबकि तांजीरो के इकट्ठा किए गए ब्लड सैंपल की वजह से तमायो दवाई बना पाई। मास्टर दोनों भाई बहनों को हार ना मानने को कहते हैं और उन्हें विश्वास है कि वो इस फाइट को जरूर जीत लेंगे।
और इन्फिनिटी कैसल में अकाजा अटैक करने के लिए तांजीरो की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन तांजीरो पहले से ही तैयार है और वो उसके पास आते ही हिनोकामी का इस्तेमाल करके एक जंप करता है और अपनी तलवार से अकाजा के हाथ को काटने की कोशिश करता है, मगर उसका हाथ काफी मजबूत है। तो तांजीरो जोर लगाते हुए कोशिश करता है और अकाजा के समझने से पहले ही उसके हाथ को कंधे पर से काट देता है। अकाजा को यकीन नहीं होता कि तांजीरो ने एक ही बार में उसका हाथ कैसे काट दिया। तांजीरो का प्लान इस वार से उसका सर काटने का था, लेकिन वो अटैक मिस हो गया, लेकिन वो अगले अटैक में ऐसा करने की कोशिश जरूर करेगा। तांजीरो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से अकाजा आकर एक ही पंच में उसकी गर्दन उड़ाने की कोशिश करता है, मगर तांजीरो उससे बचते हुए एक जंप करता है और उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अकाजा हैरान है कि वो उसके अटैक से इतनी आसानी से कैसे बच गया, पर तभी उसे महसूस हुआ कि तांजीरो ने हिनोकामी के इस्तेमाल से उसके चेहरे के बीच में एक कट मार दिया है। और पास में खड़ा ग्यू सरप्राइज है कि पहले के मुकाबले तांजीरो का ब्रीदिंग स्टाइल काफी इम्प्रूव हो चुका है। जैसे कहाँ उसकी पहले एक मामूली से डीमन को मारने में भी फट रही थी और कहाँ पर आज वो एक अपर मून से टक्कर ले रहा है। ग्यू को एहसास होता है कि आज के टाइम तांजीरो की टेक्निक एक हाशिरा के लेवल पर आ चुकी है, क्योंकि एक अपर मून से लोहा लेना किसी आम डीमन स्लेयर के बस की बात नहीं है। ग्यू उस दिन को याद करता है जब वो तांजीरो से पहली बार मिला था और वो उस टाइम पर इतना कमजोर था कि अपनी बहन को बचाने के लिए उसने ग्यू के सामने सिर झुकाकर उसकी जान बख्श देने की भीख मांगी थी। लेकिन आज ये वही तांजीरो है जो अपनी मेहनत और अपनी बहन को बचाने के जुनून में इतना ताकतवर हो गया है। अकाजा ने देखा कि तांजीरो गहरी सांसें ले रहा है और उसको ऐसा करते देख अकाजा कहता है, उस दिन क्योजोरो ने गलत नहीं बोला था, उसकी बातों में सच्चाई थी। तुम एक मामूली डीमन स्लेयर नहीं हो, इसलिए तुमसे लड़ने के लिए मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इतना कहकर अकाजा जमीन पर एक तगड़ी सी चोट मारता है और अपने ब्लड डीमन आर्ट की टेक्निक डिप्लॉयमेंट का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके पैरों के नीचे एक सुंदर सा फूल बन जाता है और वो कहता है, अब चलो भी बाबू, खेलने का टाइम हो चुका है और इसके बाद मुझे तुमको फ्राई करके भी तो खाना है। मैं तुमको खाने के लिए मरा जा रहा हूँ, पता नहीं तुम्हारा खून कैसा होगा। इसी के साथ द एंड ऑफ डीमन स्लेयर सीजन 5 एपिसोड नंबर 4। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।